नमस्कार, मैं राजीव रंजन। आज बात एक किताब की, ऐसी किताब की जो इन दिनों खासी चर्चा में है। उत्तर प्रदेश के बारे में लिखी गई है, उत्तर प्रदेश के 21 मुख्यमंत्रियों के बारे में। किताब का नाम है एट द हार्ट ऑफ पावर, द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। किताब लिखी है इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े हुए पत्रकार हैं श्यामलाल यादव। ज़मीन से जुड़े हुए पत्रकार हैं, हम ज़मीन पर बैठ कर बात कर रहे हैं। श्यामलाल जी, आपकी जो पहचान है आरटीआई के ज़रिए खोजी खबर करने की, कभी दिल्ली में बम फूटता है, कभी लखनऊ, कभी अयोध्या में, जिस तरह का आप खबरें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी खबरें करते हैं, कई सारे आपके अवार्ड भी मिले हुए हैं। तो अचानक आपको ऐसे क्या सूझा कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के बारे में आपने किताब लिखने की ठानी, वह भी अंग्रेजी में? देखिए, पहले तो आरटीआई की बात करें। आरटीआई, मैं भी एक रिपोर्टर हूँ जैसे आप रिपोर्टर हैं। आरटीआई 2005 में लागू हुआ तो उसको हम खबर खोजने के एक जरिया की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ आरटीआई करते हैं। दूसरा ये कि हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। किताब के आइडिया की आप बात कर रहे हैं तो रिपोर्टर के तौर पर हम सब विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, पत्रकारों से मिलते हैं, ऑफ कोर्स नेताओं, अफसरों और अध्यापकों, सभी से मिलते हैं। आप हमें ये एहसास हो रहा था कि हमारी जो पीढ़ी है उत्तर प्रदेश में, उसको मुलायम सिंह जी के पहले का उत्तर प्रदेश एकदम दिमाग में है नहीं। जैसे मुलायम सिंह ने 5 दिसंबर 1989 को शपथ ली थी यूपी में, वो कांग्रेस का आखिरी दिन था। तो लोगों को ये तो दिमाग में है कि एनडी तिवारी जी कांग्रेस के लास्ट चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन उसके पहले कितने बड़े बड़े दिग्गज उत्तर प्रदेश में हुए हैं। जीबी पंत, डॉक्टर संपूर्णानंद, सुचेता कृपलानी, चौधरी चरण सिंह, सीबी गुप्ता, बहुगुणा, कमलापत त्रिपाठी, कितने बड़े, वीपी सिंह, श्रीपत मिश्रा, और वहाँ से लेकर के एनडी तिवारी जी तक। तो लोगों के दिमाग में उनकी पॉलिटिक्स, उनकी पॉलिटिकल स्टाइल, उनकी पब्लिक पॉलिसी, उनका राजनीतिक जीवन, बाकी उनका व्यक्तिगत जीवन, ये कुछ भी अंदाज नहीं था। तो हमने ये सोचा कि 300 पेज में एक ऐसी किताब लिखी जाए जिसमें ये जो 21 मुख्यमंत्री प्रदेश के हुए, उनके जीवन के जरिए आपको उत्तर प्रदेश की कहानी को समझाया जाए कि कहाँ से शुरू हुआ था आज़ादी के बाद और कहाँ पहुँचा है। तो यहाँ से वो आइडिया आया। और 4 साल जो लगने की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हम सब रिपोर्टर हैं, तो पहला काम तो कुछ और है। किताब लिखने का काम तो तब करेंगे जब बाकी फुर्सत में होंगे। किताब आपने अंग्रेजी में लिखी है, जबकि आप उत्तर प्रदेश के लोग हैं, यहाँ ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, समझते हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को अंग्रेजी नहीं आती? नहीं, बिल्कुल आती है, लेकिन पहले अगर हिंदी में तो पहले तो ये समझिए राजीव भाई कि जर्नलिज्म सिर्फ जर्नलिज्म होता है। तो हम जर्नलिस्ट हैं, आप भी जर्नलिस्ट हैं। जो भाषा, इंफॉर्मेशन, खबर की कीमत होती है, भाषा की कीमत नहीं होती। ये इसलिए मुझे लगा कि उत्तर प्रदेश के बारे में यूपी के बाहर के बहुत लोग उसको जानना चाहते हैं। उसमें ज़्यादातर हिंदी भाषी लोग नहीं हैं, तो ये हिंदी में भी आएगी। लेकिन पहले मुझे लगा कि ये अब उत्तर प्रदेश के लोगों को आप ऐसा मत समझिए कि वो अंग्रेजी से डरते हैं और इतनी अंग्रेजी पढ़ और समझ लेते हैं। तो वहाँ के लोग भी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में भी आएगी। लेकिन इसका बेसिक आइडिया यही था कि उत्तर प्रदेश के बाहर, वहाँ से दूर दूर बैठे लोग जो उत्तर प्रदेश को जानना चाहते हैं, वो 300 पेज पढ़ करके एक मोटा आइडिया उनके दिमाग में आ जाए। अच्छा, ये किताब में पलट रहा था, कुछ पन्ने पलट रहा था, इसमें जो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ पता लगा कि 21 चीफ मिनिस्टर हुए उत्तर प्रदेश के जी, लेकिन केवल 3 ही हुए हैं कि जो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाए हैं, बाकी लोगों ने पूरा ही नहीं किया। नहीं, ये सही है। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो साइज़ है वो उसकी ताकत भी है और कमजोरी भी है। अब इस समय 80 लोकसभा सीट हैं सन 2000 से, उसके पहले 85 लोकसभा सीटें होती थी। तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो बनता है, अगर उसी की पार्टी की केंद्र सरकार है, तो जो प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति होते हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हमेशा अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं राजनीतिक तौर पर। ये नेहरू जी से लेके इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, और वहाँ से लेकर अब देखिए वाजपेयी जी के टाइम में भी कल्याण सिंह जी से कैसा झगड़ा चल रहा था, आपको ध्यान होगा। तो ये हमेशा रहा है। दूसरा, उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर जो व्यक्ति बैठता है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो शपथ लेता है, हमारा अंदाज इसको पढ़ने के दौरान रिसर्च से और इन सब की पर्सनालिटीज़ को एनालाइज करके जितना हम समझ पाए, उससे लगता है कि इसमें बहुत सारे लोग 21 में से हुए हैं जिनको प्रधानमंत्री बनने का सपना पहले आ गया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे काम करना बाद में शुरू किया है। तो इसलिए ये दोनों जो तथ्य मैंने बताए, एक तो प्रधानमंत्री का असुरक्षित होना, दूसरा मुख्यमंत्री के बड़े सपने तुरंत पैदा हो जाना, इसमें लगातार एक द्वंद्व रहता था। इसलिए 2007 में जब मायावती जी बनती हैं
तो उनकी पहली सरकार थी जो 2007 से 12 तक मुख्यमंत्री पर के तौर पर उन्होंने एक विधानसभा में 5 साल पूरा किया। नहीं तो देखिए, चंद्रभान गुप्ता जी ने 4 बार सीएम की ओथ ली, लेकिन 4 साल नहीं पूरा कर पाए। एनडी तिवारी जी ने 4 बार ओथ ली, लेकिन 4 साल नहीं पूरा कर पाए। जैसे ही मुख्यमंत्री वहाँ पे कोई काम करने लगता था और वो उसके ग्रिप में वहाँ की चीज़ें आ जाती थी, तो उसको बदल दिया जाता। ये सबके साथ हुआ, वीपी सिंह के साथ हुआ है, ये जीबी पंत के साथ हुआ है, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि देश में अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कुल 543 सीट हैं, और 543 सीट में से जो 80 जो है वो लोग उत्तर प्रदेश में आते हैं जी। और ये कितना महत्वपूर्ण मेजर रोल प्ले करता है इस बार के चुनाव में भी देखने को मिला। एकदम हर बार के चुनाव में देखने, और जैसा मैंने शुरू में कहा कि यही उत्तर प्रदेश की ताकत है, यही उसकी कमजोरी है। जो वहाँ मुख्यमंत्री बनता है उसको तुरंत इतने बड़े सपने आ जाते हैं। ये 1952 से ही दिखाई पड़ रहा है कि वो वहाँ काम करने में उसकी दिलचस्पी कम हो जाती है। कई मुख्यमंत्रियों के साथ ऐसा हुआ है। और दूसरा, इधर केंद्र सरकार हमेशा उससे अपने को असुरक्षित महसूस करती रहती है। तो इसलिए आप देखेंगे कि कई राज्य हैं बहुत तरक्की करते हैं, क्योंकि वहाँ उस राज्य की वैसी ताकत है नहीं, ना वैसी उसकी चर्चा रहती है। तो ये केंद्र और राज्य के बीच में द्वंद्व उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा रहता है, खास करके तब जब दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार हो। मतलब उत्तर प्रदेश का सीएम जो होता है बहुत ताकतवर होता है। ऑफ कोर्स दिल्ली को कहीं नहीं कह सकते हैं कि डर लगता है, भय लगता है। अब देखिए, डर और भय बड़े रूढ़ शब्द हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि थोड़ा असुरक्षा, थोड़ा जो केंद्र में बैठा होता है उसमें उसका भाव पैदा करता है। देखिए, 2 साल ही काम किए थे। जीबी पंत जी बहुत पहले से थे चीफ मिनिस्टर्स, 37 से ही वो प्रीमियर पहले पोस्ट कहलाती थी। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम का छोड़ दिया जाए, जब रिजाइन किया था, तो जीबी पंत लगातार कंटिन्यू कर रहे थे। और 52 में पहला चुनाव जब हुआ उसके बाद वो फिर बने, लेकिन 1954 में दिसंबर में उनको हटा के केंद्र में गृह मंत्री बना दिया गया। वहाँ डॉक्टर संपूर्णानंद को भेजा गया। संपूर्णानंद जी कुछ अपनी गलती उन्होंने कर दी, सीबी गुप्ता से उनका बड़ा झगड़ा था, उस वजह से वो हटाए गए। सीबी गुप्ता बड़े स्टालवर्ड, बड़े दिग्गज थे और इतना काम, उनका सपना था कि मैं उत्तर प्रदेश को उद्योगों से पाट दूं, लेकिन नहीं कर पाए। जैसे ही वो काम कर, उनको कामराज प्लान के तहत उनको हटाया गया जब 63 में, वो बहुत बड़ा नुकसान था। वो शायद रहते तो ज़्यादा काम कर पाते। एनडी तिवारी जी कई बार बहुत अच्छा काम कर रहे होते थे और उनको हटा दिया जाता था। तो इस तरह ये सबके साथ लगातार ये सिलसिला चलता रहा, जो कमोबेश आज भी आप देख सकते हैं उसकी झलक। तो कह सकते हैं कि राजनीतिक अस्थिरता की वजह से यूपी का जितना विकास होना चाहिए था, जितना आगे बढ़ना चाहिए था, वो शायद नहीं हो पाया। देखिए, ये एक कारण है। और उत्तर प्रदेश विकास नहीं कर पाया, मैं बता रहा हूँ, जो लोग करना थे। जैसे चौधरी चरण सिंह 2 बार सीएम बने और 2 बार में मिला के वो सिर्फ 1.5 साल पूरा कर पाए। तो उनका रूरल यूपी में काम करने के बड़े उनके सपने थे। उन्होंने कई अच्छी फिर भी काम कर दिए। जैसे जातियों के नाम पर जो स्कूल कॉलेजेस चलते थे वो उन्होंने बंद करवा दिया। और उन्होंने, मतलब अगर इसको जरा क्लियरफाई कर, जैसे हरियाणा में जैसे जाट कॉलेज है, कई जैसे यूपी में यादव कॉलेज, क्षत्रिय कॉलेज, ब्राह्मण कॉलेज, जाट कॉलेज, इस नाम से आप मान्यता नहीं ले सकते। चौधरी चरण सिंह जब सीएम बने 1967 में 3 अप्रैल को, तो उसके चौथे दिन उनकी कैबिनेट ने फैसला किया कि ये सारे इस तरह की संस्थाएं जो चलती हैं वो 30 जून तक अपना नाम बदल लें, नहीं तो सरकारी ग्रांट बंद हो जाएगी। और आज भी यूपी में आप जाति के नाम पर किसी संस्था को परमिशन नहीं ले सकते। तो ये सब दूरदर्शी फैसले थे। इसी तरह से गुंडा एक्ट उनके नेक्स्ट कार्यकाल में आया था। तो कई चीज़ें, अब सीवी गुप्ता जी थे, बड़ा औद्योगिकरण करना चाहते थे। वो कहते थे, उनकी चिट्ठियाँ हमने इसमें कोट की, मैं चाहता हूँ कि उद्योगों से पाट दूँ उत्तर प्रदेश को, लेकिन नहीं, जब वो काम कर रहे होते थे उसी समय बदल दिया जाता था। तो ये सिलसिला लगातार चलता रहा। वीपी सिंह थे, वीपी सिंह के टाइम में डकैती बड़ी समस्या थी, उन्होंने उसके लिए काफ़ी एफर्ट किए। जो आप कह रहे हैं कि राजनीतिक अस्थिरता की वजह से काम नहीं कर पाया, देखिए सबने अपने अपने ज़माने में उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से, उस समय की जो ज़रूरत थी उसके हिसाब से काम किए हैं। ये प्रदेश, अब जीबी पंत के टाइम में जमींदारी उन्मूलन हो गया ना, और बहुत इफेक्टिवली हुआ। उसकी वजह से यूपी में कहीं नक्सलवाद तो नहीं देखेंगे आप यूपी में ना, 1-2 जिलों को छोड़ करके, क्योंकि वो जमींदारी उन्मूलन हुआ तो भूमिहीनों को छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े मिल गए, साल भर में कुछ खाने को उसमें हो जाता है। तो इसी तरह डॉक्टर संपूर्णानंद थे, उनके ज़माने में एक ओपन जेल कॉन्सेप्ट चलाया था उन्होंने, वो बाकी जगह भी इस्तेमाल होता है। सीबी गुप्ता का आपको बताया मैंने, सुचेता कृपलानी जी थी, उन्होंने 63 से 67 तक थी वो सीएम।
उन्होंने लड़कियों की एजुकेशन मुफ्त कराई 10वीं तक। उत्तर प्रदेश में लड़कियों के लिए कोई फीस वगैरह नहीं लगता। हाँ, वो 10वीं तक उन्होंने किया था पहली बार, सुचेता कृपलानी जी ने। तो इस तरह अपने टाइम में जो रहता है उस समय की चुनौतियों से जूझता है ना। अब जैसा आपको बताया वीपी सिंह आए, वीपी सिंह के समय डकैती बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन वो बड़े तुनक मिजाज आदमी थे, बार बार जो है इस्तीफा देने की धमकी देते थे। एक बार फिर लास्ट में उन्होंने दे ही दिया, दे के चले आए। तो ये सब ने, अब जैसे एनडी तिवारी और बहुगुणा 2 मुख्यमंत्री हुए, इन्होंने सरकारी निगम और सरकारी कारखाने बहुत लगवाए यूपी में, लेकिन वो सब धीरे धीरे सब ठप पड़ गए या प्राइवेट में बहुत सारे बेच दिए गए। क्यों? क्यों? उसके लिए नेता नहीं जिम्मेदार है, उसके लिए वहाँ की ब्यूरोक्रेट भी जिम्मेदार है, उसके लिए वहाँ की जनता भी जिम्मेदार। एनडी तिवारी के समय ही नोएडा बना था। नोएडा एनडी तिवारी के सामने बना था, गिडा उनके सामने बना था, सीडा उनके सामने बना था। गिडा है गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और सीडा है सतहरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो जौनपुर में है। तीनों बना था, लेकिन नोएडा जैसा नहीं चल पाया कोई, क्योंकि नोएडा दिल्ली से लगा हुआ है, इसलिए इसने ज़्यादा प्रोग्रेस की। एनडी तिवारी जी का आइडिया था। बाकी कुछ मुख्यमंत्रियों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताएं, जैसे डॉक्टर संपूर्णानंद जी जो है बड़े विद्वान आदमी थे, बड़े एकेडमिशियन थे, और पहले वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की तरफ उनका रुझान था, संबंध उनके फिर भी बने हुए थे, बाद में वो कांग्रेस में ही रह गए। उन्होंने बड़ा अच्छा उनका काम कर रही थी उनकी सरकार। वो उसके पहले गोविंद बल्लभ पंत सरकार में वो गृह मंत्री थे, लेकिन उन्होंने एक बड़ी छोटी कहें वो बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर कर दिया। उनका सीवी गुप्ता से बड़ा झगड़ा था, और सीवी गुप्ता लगातार अपना 2 चुनाव हार गए। 57 का विधानसभा चुनाव हार गए, उसके बाद एक उपचुनाव लड़े, वो भी हार गए। तो लेकिन वो बड़े उनकी होल्ड बनी हुई थी ऑर्गेनाइजेशन पर, वो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे। तो संपूर्णानंद जी उनसे इतने चिढ़े हुए थे कि बोले, अगर गुप्ता जी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जीत गए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का, तो मैं मुख्यमंत्री पद से रिजाइन कर दूँ। और तभी उनके विरोधियों को फिर क्या करना था? गुप्ता जी को जितवाना था। सारे उनके विरोधियों ने लगभग गुप्ता जी को जितवा दिया। तो दोनों कांग्रेस में थे, और गुप्ता जी जब जीत गए तो फिर हल्ला मचा कि अब तो संपूर्णानंद जी रिजाइन करें। वो 1-2 दिन कुछ बोले नहीं। उसके बाद नेहरू जी को फ़ोन किया, तो नेहरू जी ने पूछा कि क्या आपने बोला था कि मैं रिजाइन कर दूंगा? बोले हाँ। तो बोले फिर रिजाइन कर दो, इस्तीफा देना पड़ा। तो ये इस तरह की घटनाएं बहुत हुई। आप संपूर्णानंद जी का पूछ रहे थे। उसके बाद अब सुचेता कृपलानी जी थी, बहुत बड़े स्टालवर्ड थे। जेबी कृपलानी उनकी वाइफ थी, दोनों संविधान सभा के सदस्य होते थे। सुचेता जी जब मुख्यमंत्री बन के गई, वहाँ उस समय भी जात बिरादरी का बड़ा इशू रहता था। लोगों को लगा जिसको भी बनाएंगे उसकी जाति देखी जाएगी। तो सुचेता जी जो है वो थी बंगाली, शादी की थी सिंधी से, यूपी की किसी जात बिरादरी में फिट पड़ती नहीं थी। उनको ले गए, उनको गुप्ता जी ले गए, सीवी गुप्ता जी उस समय बड़े दिग्गज थे। लेकिन उनके जाने के बाद गुप्ता जी ने ही उनको काम करना मुश्किल कर दिया। और 1967 आते आते ये हाल हो गया कि उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा सुचेता जी ने। वो गोंडा से लोकसभा लड़ी और दिल्ली आ गई। और उन्होंने उस बीच में नेहरू जी को एक चिट्ठी लिखी है, जो हमने इसमें कोट की है, कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की सारी ताकत अपनी कुर्सी बचाने में लगती है। राजनीतिक इतनी महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा है लोगों की, इस वजह से काम नहीं हो पा रहा है यूपी में। तो ये हमेशा उत्तर प्रदेश में ये सब चलता रहता था। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, 21 चीफ मिनिस्टर के बारे में लिखा है, जो पहले के जो चीफ मिनिस्टर होते थे और अब के चीफ मिनिस्टर होते थे, क्या अंतर था? जैसे किताब में मैंने यह भी देखा कि कुछ एक चीफ मिनिस्टर के बारे में लिखा है कि जैसे वो चीफ मिनिस्टर का जो बंगला होता था बड़ा सा, उसमें न रह के छोटे कमरे में रहते थे कुछ। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। देखिए सीवी गुप्ता जी थे, वो सीएम के बंगले में कभी नहीं रहे। वो हमेशा वो जो कपड़े की सिलाई हुई अंडरवियर बनियान पहने बैठे रहते थे। अपना पान दरीबा और मोती महल उनके दौरे। वो अविवाहित थे असल में, बड़े सब फ्रीडम फाइटर्स थे। ये काकोरी केस में डिफेंस लॉयर रहे हुए थे। तो अपना दिन भर काम निपटा के 17-18 घंटे काम करते थे, आगे फिर अपने कमरे पर सोते थे, फिर जाते थे काम करने। सुचेता जी थी, सुचेता जी सीएम के बंगले के परिसर में ही रहती थी, लेकिन पीछे एक सर्वेंट क्वार्टर था 2 कमरे का, उसमें रहती थी। अच्छा। स्टाफ क्वार्टर। तो वो कहती थी इतना बड़ा बंगला में क्या करूँगी। वो उनके बच्चे नहीं थे, हस्बैंड वाइफ 2 ही थे, वो वहाँ रहती थी। कृपलानी जी यहाँ रहते थे दिल्ली में। तो ये था। वैसे बनारसी दास भी बाद में हुए, वो भी नहीं रहे सीएम के बंगले पर, लेकिन बनारसी दास जी उन दोनों की श्रेणी में नहीं आते हैं मेरी नज़र में। लेकिन ऐसा होता था उनको वो सब तामझाम। क्योंकि देखिए फ़र्क राजीव जी ये समझिए कि पहले ये सारे लोग फ्रीडम फाइटर्स थे, सब ये महीनों और वर्षों तक जेल में रहे हुए लोग थे। आपके जो कह रहे हैं अब से फ़र्क, अब आप कई बार देखेंगे कि कई बार आप अब आज के नेताओं को देखिए
किसी नेता को देखिए और उसके आसपास देखिए उसकी जाति के अलावा कौन लोग उसके आसपास हैं। शायद आपको बहुत रेयर दिखेंगे कोई। पहले देखिए जाति हमेशा यूपी में मैटर करती थी, लेकिन पहले पर्सनालिटीज़ के इर्द गिर्द लोग रहते, सब तरह के लोग रहते। लेकिन अब ये भी है कि एक बार बंगला जिसको मिल जाता है वो छोड़ना नहीं चाहता। वो छोड़ना नहीं चाहता। बंगले के लिए अब तो कितनी लड़ाई हो जाती है, आपने देखा कई सारी चीज़ें यहाँ तो पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला वो रहता था, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले फैसला दिया तब बाकियों ने छोड़ा था। यहाँ तो पूर्व नहीं छोड़ने को तैयार हैं, वर्तमान की तो आप बात ही कहिए मत कहिए। तो बहुत कुछ बदल गया है, और कहाँ वो फ्रीडम फाइटर्स की पीढ़ी और अब जो है दूसरी पीढ़ी है, तो ये लगातार ये फिर इसमें एक और चीज़ बताएं कि बसपा का सत्ता में आना उत्तर प्रदेश में अगर बात करें जी तो एक बहुत बड़ी बात है मायावती का जिस सत्ता में आना, एक दलित समाज के ऊपर आना, और उसके बाद स्टेट गेस्ट हाउस कांड होना सपा और बसपा के बीच। इस किताब में इसका भी जिक्र आपने किया हुआ है। देखिए मायावती जी, कांसीराम जी उनके जो गुरु थे, उन्होंने यूपी को अपनी प्रयोग भूमि बनाया था। वो रहने वाले पंजाब के थे। पंजाब में एससी पॉपुलेशन परसेंटेज सबसे ज़्यादा है देश में, लेकिन नंबर में सबसे ज़्यादा वो यूपी में था। मायावती जी यूपी की रहने वाली थी, गाज़ियाबाद ज़िले में, अब गौतम बुद्ध नगर ज़िले में हो गया। कांसीराम जी के साथ शुरू से वो स्ट्रगल में लगी रहीं, और जब ये लोग पॉलिटिक्स इनकी एमर्ज कर रही थी, मायावती जी ने जब पहली बार बाई इलेक्शन लड़ा था बिजनौर से, जब तीसरे नंबर पे आई थी उनकी पार्टी, तब लोगों ने बीएसपी को, लोगों को रियलाइज़ होने लगा था पॉलिटिकल क्लास में कि अब एक नई पार्टी एमर्ज कर रही है दलितों। और बाद में देखिए उनके जो सीएम बनने का सिलसिला है वो यूँ है कि 89 में जब मुलायम सिंह बनते हैं तो बीएसपी ने बाहर से सपोर्ट किया था उनको। उसके बाद धीरे धीरे उनकी दोस्ती कांसीराम की मुलायम सिंह से होती है। 91 में जब चंद्रशेखर जी की फार्मूले से जब मुलायम सिंह अपनी सरकार बचाते हैं, तो मुलायम सिंह को कांसीराम ने कन्विंस किया था कि आपकी चंद्रशेखर से ज़्यादा दोस्ती चलेगी नहीं, तो आप इनको छोड़ो। उसके बाद मुलायम सिंह ने अपनी पार्टी अलग बनाई थी और कांसीराम की पार्टी से समझौता किया। 93 के असेंबली पोल में जॉइंट सरकार बनी कोएलिशन की। फिर झगड़े चालू हो गए, और फिर मायावती जी को जून 95 में बीजेपी ने बाहर से सपोर्ट दे करके सरकार बनाई। वो जब वो आ गई, सीएम एक बार बन गई, तो फिर उसके बाद का आपको सारा ध्यान है। अभी तक योगी जी ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा है, अदरवाइज 20 मुख्यमंत्रियों में वो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर थी। लेकिन यह भी है कि दोनों को कम से कम लगा, इस किताब में यह भी लगा कि चाहे सपा की बात की चाहे बसपा को लगा, दोनों को लगा कि अकेले हमने आगे बढ़ सकते हैं, अकेले हम यूपी में राज नहीं कर सकते हैं, मिल के कम से कम आना होगा। वो आपको ठीक लगा। देखिए ऐसा होता है ना कि यूपी की पॉलिटिक्स करने के लिए बड़ा एक वैसा फंडा है कि यूपी में 5-7 बड़ी कम्युनिटीज़ हैं। उसमें वेस्टर्न यूपी से शुरू करिए तो जाट हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, यादव हैं, कुर्मी हैं, लोध हैं, मुस्लिम हैं, एससी हैं। तो इन कम्युनिटीज़ में अगर 1-2 कम्युनिटीज़ का आपको साथ है एन ब्लॉक, तब तो आप धरातल में वहाँ खड़े हो सकते हैं, नहीं तो आप हवा में ही रहेंगे उत्तर प्रदेश। तो इनको क्या है, दोनों को अब मायावती जी यानी बीएसपी जो थी वो 10-12% के आसपास पर टिकी रहती थी, और मुलायम सिंह जी का थोड़ा ज़्यादा रहता था, क्योंकि उनके उसमें ओबीसीज़ की कई जातियाँ थी, कई जगह उनको दलित भी वोट करते थे। लेकिन अकेले दम पर सत्ता में आना बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि जब वीपी सिंह से झगड़ा हुआ मुलायम सिंह का, तो राजपूतों ने भी उनका साथ पहले छोड़ दिया था, बाद में फिर आए। तो इसलिए इन दोनों ने फैसला किया। अब इन दोनों को इकट्ठा होने पर एससी और ओबीसी मिलके फिर बड़ा ब्लॉक बन जाता है ना, वो फिर इकट्ठा हुए। लेकिन आपने देखा उसके बाद फिर भी खंडन हो गया, और फिर जो है दोनों को रियलाइज़ हुआ कि हम सिर्फ अपनी उस पॉलिटिक्स के बल पे सत्ता में नहीं आ सकते। इसलिए मायावती ने ब्राह्मणों को पकड़ा, मुलायम सिंह ने ठाकुरों को पकड़ा। वो देखा होगा आपने उसके बाद का जो फेज है। फिर उसके बाद स्टेट गेस्ट हाउस कांड होता है। स्टेट गेस्ट हाउस कांड तो 95 का ही है, जो पहली बार वो सीएम बनी, उनके पहले का वो बहुत बड़ी जो उसके बाद से दोनों के संबंध बहुत बेहतर नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। उसके बाद उनके रिलेशन इतने खराब थे कि आप भी मेरे से बेहतर समझते होंगे कि कुछ साल पहले तक आप कल्पना कर सकते थे कि यूपी में जो है मुलायम सिंह, मायावती, राजनाथ सिंह, एनडी तिवारी, कल्याण सिंह, जितने अपनी अपनी पार्टी के बड़े बड़े नेता थे, उनको एक साथ बिठा के आप चाय पिला सकते थे एक टेबल पर? नहीं पिला सकते थे ना, कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हालांकि बाद में 2019 में समझौता भी हुआ और फिर वो मंच पर मैनपुरी में मिले भी उनसे, लेकिन इनके पर्सनल ताल्लुकात भी उस घटना की वजह से बहुत ख़राब हुए थे। वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी।
लेकिन एक और चीज़ बताइए, जो मुलायम सिंह के बारे में भी एक चर्चा करना ज़रूरी होता है। एक सामान्य सी टीचर थे मुलायम सिंह, उनका जिक्र किया आपने। जी जी। और उसके बाद इतने बड़े नेता बने। देखिए फिर आप कैसे? आपको मुलायम सिंह जी के लोग फिर आप पर आरोप लगाएंगे। ऐसा है, ये जो 21 की लिस्ट है, इसमें बहुत बड़े बड़े परिवार का कौन है? वीपी सिंह को छोड़ करके कोई राज परिवार का है इसमें? भाई साहब, लोकतंत्र में देश में प्रधानमंत्री अब तक बनने वाले राज परिवार के अकेले वीपी सिंह हैं, और उत्तर प्रदेश में 21 में से राज परिवार से मुख्यमंत्री बनने वाले अकेले वीपी सिंह। जो सब हैं, अब मुलायम सिंह अगर टीचर थे तो राजनाथ जी क्या थे, कल्याण सिंह जी क्या थे, मायावती जी क्या थी, एनडी तिवारी क्या थे, बहुगुणा जी क्या थे, सबका इनका प्रोफाइल, इनकी फैमिली बैकग्राउंड देखिए ना। बहुगुणा जी, जीवी पंत, एनडी तिवारी सब तो पढ़ने के लिए इलाहाबाद गए थे अपना करियर बनाने के लिए। तो इसलिए सब सामान्य परिवारों से आए हैं। उसमें मुलायम सिंह जी जब 67 में पहली बार एमएलए बने हैं, 67 के 3 एमएलए चीफ मिनिस्टर बने। सबसे कम उम्र के मेरे ख्याल से बने 28 साल में। उस विधानसभा में वो यंगेस्ट थे। उसी विधानसभा में पहली बार एमएलए बने थे वीर बहादुर सिंह, वो भी सीएम बने। उसी विधानसभा में पहली बार कल्याण सिंह एमएलए बने थे, वो भी सीएम बने। तो 67 का जो चुनाव है वो आपको ध्यान होगा डॉक्टर लोहिया का गैर कांग्रेसवाद का के उस पर लड़ा गया था। 67 में पहली बार कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। 52 के बाद यूपी में 199 सीटें मिली थी 425 में से, तो 14 सीटें कम रह गई थी बहुमत से। लेकिन इन लोगों की तुलना में मुलायम सिंह ने अपना कद अकेले इतना बड़ा कैसे किया? कौन सी लेगेसी, कैसे, कहाँ? जरा देखिए, अब ऐसा है ना, हर एक की पर्सनल और पॉलिटिकल प्रोफाइल होती है और उसकी कुछ लेगेसी होती है। मुलायम सिंह जी ने अपने एरिया में जब अच्छे से अपने को स्थापित कर लिया, उनके गुरु होते थे कमांडर अर्जुन भदौरिया जी, उनकी लेगेसी को इटावा रीजन में कैसे उन्होंने कैप्चर किया, और जिसमें टैलेंट होता है वो कर ही लेता है। उसके बाद सेकेंड फेज आता है जब 77 वाला जो जनता पार्टी वाला, उस समय तक उन्होंने काफ़ी ट्रस्ट चौधरी चरण सिंह का अर्जित कर लिया था। हालांकि चौधरी चरण सिंह ने मुख्यमंत्री वहाँ का राम नरेश यादव जी को बनाया, जो आजमगढ़ के रहने वाले थे, इनको नहीं बनाया। मंत्री तो थे ये तो, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अब आपने देखा हुआ चौधरी चरण सिंह जी के बाद उस लेगेसी को मुलायम सिंह ने कैप्चर कर लिया। अजीत सिंह जाटों के नेता बन के रह गए, जाटों के भी पूरी तरह से नहीं रहे। देवीलाल इमर्ज कर रहे थे 90 में, जब वीपी सिंह से हटे तो नॉर्थ इंडिया में फार्मिंग कम्युनिटीज़ के बड़े नेता करके इमर्ज कर रहे थे। उनको भी धीरे धीरे, देवीलाल जी का परिवार तो फिर हरियाणा में ही सिमट के रह गया। तो ये उनका टैलेंट था मुलायम सिंह जी का, जो उन्होंने इन तीनों की लेगेसी को इस तरह किया। देखिए 67 का चुनाव यूपी में लैंडमार्क है गैर कांग्रेसवाद, और 67 के बाद कोई उपचुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हुआ है, आपको ध्यान होगा। 67 ही लास्ट था। अब जिसके लिए मोदी जी प्रयास कर रहे हैं वो होगा तो अब आगे होगा। 67 वाला लास्ट था, क्योंकि उस समय गठबंधन कई राज्यों में सरकारें गई थी कांग्रेस की। हरियाणा में गई थी, यूपी में गई थी, बिहार में गई थी, जुलाई जो 1967 में मध्य प्रदेश में भी चली गई थी, बंगाल में गई थी, उड़ीसा में गई थी, तमिलनाडु में गई थी। तो ये वो उसके बाद से वन नेशन वन इलेक्शन ख़त्म हो गया। 67 का जो ये हुआ, उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी बन के इमर्ज किए चौधरी चरण। 16 एमएलएज को लेके कांग्रेस तोड़ दी उन्होंने और वो मुख्यमंत्री बने यूपी। 77 का जो गैर कांग्रेस का दूसरा इमरजेंसी के खिलाफ जो आंदोलन था, उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी बने राम नरेश यादव यूपी में, जो मुख्यमंत्री बने। लेकिन वो बड़े सज्जन आदमी थे। वो कहते हैं कि विनम्रता में उनकी कोई कमी नहीं रहती थी, लेकिन वो अफसरों से काम नहीं करा पाते थे। तो धीरे धीरे वो बाहर हो गए। और 89 वाला जो वीपी सिंह के नेतृत्व में जो गैर कांग्रेस का तीसरा जो फेज आता है, इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी बन के इमर्ज करते हैं मुलायम सिंह जी। और वहाँ से लेकर वो अभी तक कैसे उनका, आप देखिए पिता पुत्र तो अकेले वही चीफ मिनिस्टर रहे ना, और पूरा परिवार यूपी का सबसे बड़ा, आप राज परिवार, राज इन्वर्टेड कॉमा में कहें तो सबसे बड़ा राज परिवार बिल्कुल इस समय सैफी का ही है। बिल्कुल, सैफी के बाद की पिता पुत्र की बात की जी। पिता के बारे में आपने बताया, लेकिन पुत्र के बारे में अपने अखिलेश के बारे में किताब में लिखा हुआ है। अखिलेश करना तो बहुत कुछ चाहते थे, इच्छा भी थी, लेकिन कर नहीं पाए। देखिए मैं आपको बताऊं, मायावती जी भी 2007 से 12 तक बहुत कुछ करना चाहती थी, नहीं कर पाई। अखिलेश जी भी 12 से 17 तक बहुत कुछ करना चाहते थे, नहीं कर पाए। तो सबकी, अब अखिलेश जी भी दूसरे मुख्यमंत्री हैं मायावती जी के बाद, जो 5 साल पूरा कर पाए।
अखिलेश जी को कई सारे इश्यूज हैं जिन पर उस समय बात करना अच्छा नहीं लगता था, रिजर्वेशन वगैरह पर, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी मुलायम सिंह जी की, वो उससे थोड़ा दूर हो रहे थे, लेकिन अब उन्हीं पे लौट रहे हैं, आप देख रहे होंगे। लेकिन काम बहुत हुए 2007 मायावती जी के टाइम में भी बहुत काम हुए। हाँ, आपको पता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ज़िले किसने बनाए? मायावती जी ने बनाए। 75 में से 18 ज़िले अभी के उत्तर प्रदेश में मायावती जी के बनाए हुए। 36 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं यूपी में, 36 में से 33 हैं जो आज़ादी के बाद बनी हैं, और उसमें 21 जो है सिर्फ 4 लोगों ने बनाई, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती और बहुगुणा। तो काम सब अपने अपने टाइम में कुछ करते रहे। अब अखिलेश जी का आप कह रहे हैं अखिलेश जी कुछ कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, उनके परिवार की अपनी प्रॉब्लम 2 साल के बाद स्टार्ट हो गई, वो तो ज़्यादा जिम्मेदार रहा। जी। तो लेकिन सब लोग अपनी गलतियों से सीखते रहते हैं और सीखते रहना चाहिए उनको आगे की। थोड़ा योगी जी पर बात करते हैं। 2017 के योगी आदित्यनाथ जी और 2022 के आदित्यनाथ में क्या बदलाव महसूस करते हैं? देखिए, 2017 में योगी आदित्यनाथ जी का नाम कहीं बीजेपी के प्रचार के पोस्टरों पर भी नहीं होता। बिल्कुल 4 लोगों का नाम होता था उस समय पोस्टर पे। हम भी घूमे थे यूपी, आप भी घूमे थे, आपको पता है। वो होता था राजनाथ जी का, कलराज जी का, केशव मौर्य जी का और उमा भारती जी का। यूपी के 4 बड़े नेताओं का पोस्टर पे नाम होता था। योगी जी का कहीं नाम नहीं था। उस समय की जो परिस्थितियां थी यूपी में, बीजेपी पावर से बाहर कब थी? 2002 से। तो बाद में थोड़े दिन बीएसपी के साथ आई थी, लेकिन प्रैक्टिकली तो 2002 से ही बाहर समझिए। तो 14 साल 15 साल से जो बाहर रही है पार्टी, उसको कई सारी चीज़ें देखनी थी। केंद्र में भी उसकी सरकार थी कि जिसको भी बनाते उसकी जात बिरादरी देखी जाती। तो शायद इन बहुत सारे चीज़ों को कंसिडर करने के बाद उन्होंने लगा कि अब ये महाराज हैं, बाबा हैं, इनकी अपनी अलग ये है, तो इनको उस समय बनाया गया। 17 की सिचुएशन एकदम डिफरेंट थी। उस समय प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य थे। प्रदेश अध्यक्ष जो होता है, जो पार्टी चुनाव लड़ रही होती है, विपक्ष में होती है, तो प्रदेश अध्यक्ष का पहला दावा बनता है, ये बड़ा मोटे तौर पे अनरिटन एक ये है। तो आपको ध्यान होगा केशव मौर्य जी जो है आरएमएल हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे जब उनको पता चला कि योगी जी बन रहे हैं। लेकिन 2022 के योगी जी एकदम डिफरेंट। 22 में तो योगी जी को प्रोजेक्ट करके चुना गया था ना, लड़ा गया था ना चुनाव। और इस किताब में वो भी किस्सा है कि विधानसभा चुनाव के पहले उनको हटाने की भी लगभग तैयारी हो गई थी, लेकिन लास्ट 22 की बात कर 22 के चुनाव के पहले, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो जिक्र करें इसका। ये देखिए, अप्रैल मई 2021 से इसके एफर्ट चालू हो गए थे। उत्तर प्रदेश में बहुत ऑर्गेनाइजेशन और जो पार्टी उसके बीच में डिस्कनेक्ट और ग्राउंड पर वर्कर से डिस्कनेक्ट वो बहुत हो गया था, जैसा बीजेपी की सरकारों में बहुत होता है कि जो वर्कर जो है इनका बहुत नाराज़ हो जाता है। तो वो सब हो रहा था। तो बहुत शिकायतें हो रही थी, यहाँ से वहाँ तक बैठकें चलती रहती थी, लखनऊ से दिल्ली, लखनऊ से दिल्ली। तो एक फैसला हो गया था कि इनको हटाना है, लेकिन उसको फैसले को एग्जीक्यूट करने के पहले इन लोगों को एहसास हो गया कि तो गड़बड़ हो जाएगी। अब सरकार एकदम चुनाव होने वाले थे, 3-4 महीने रह गए थे। तो इसमें वो तारीख भी कोट है, नवंबर 2021 में राजभवन गए थे प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके साथ फिर योगी जी की वो कंधे पर हाथ रखे हुए फ़ोटो आपने देखी होगी। फिर उन्होंने ट्वीट करा है योगी जी ने कि हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, एक भारत नया बनाना है, जिद है एक सूर्य उगाना है, कुछ ऐसे करके उनकी पंक्तियां हैं। तो वहाँ से ये हो गया था कि इन्होंने तय कर लिया था कि अब हटाना नहीं है। अब तो काफ़ी कंसोलिडेट कर लिया है योगी जी ने। और ख़ास तौर से देखिए, कुछ लोगों का बड़ा दुर्भाग्य होता है। सिराथू से 2022 में केशव मौर्य जी का चुनाव हारना वो बड़ा सेटबैक था। ऐसे ही अब वो पहले की आपको इरेलीवेंट लगेगी, लेकिन 1967 में सीएम के बहुत बड़े दावेदार थे कमलापत त्रिपाठी जी, वो अपना ही चुनाव हार गए थे और से। इसी तरह से 57 में बहुत बड़े दावेदार थे सीवी गुप्ता जी, वो अपना चुनाव लखनऊ से हार गए। और 1 साल बाद उन्होंने एक बाई इलेक्शन लड़ा मौदहा से, वो बाई इलेक्शन भी हार गए। तो इन लोगों का दुर्भाग्य बड़ा पीछा कर रहा था। इसी तरह से अब जैसे केशव मौर्य जी सिराथू में अगर नहीं हारे होते तो शायद उनका थोड़ा और ये होता। और योगी जी 2017 वाले और 22 वाले, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो चुका है यूपी की पॉलिटिक्स में, बीजेपी की पॉलिटिक्स में, और सरकार पर उनकी जो भी आप
कहें। नहीं, लेकिन आप बात कर रहे हैं कि योगी जी की तस्वीर मोदी जी के साथ जो आई थी, आपकी भी तस्वीर हमने देखी है योगी जी के साथ में, उनसे आपकी मुलाकात हुई है, बात भी हुई है, और जो दिल्ली का जो रास्ता है वो लखनऊ से होकर गुजरता है। क्या लगता है कि कितना दूर है लखनऊ से दिल्ली मौजूदा हालात में? सर, मेरी जो फ़ोटो की आप बात कर रहे हैं, ये 21 मुख्यमंत्रियों में से 4 हैं जो अभी हमारे आपके बीच में हैं। राजनाथ जी, योगी जी, अखिलेश जी और मायावती जी। तो चारों से मैंने शिष्टाचारवश कोशिश की कि उनको मिलके एक एक किताब की प्रति उनको दे दूं। राजनाथ जी से और योगी जी से मुलाकात हो गई। अखिलेश जी और मायावती जी के यहाँ मेरा निवेदन अभी लंबित है, और जब कभी मिलेगा वक्त तो उनको भी जाके भेंट करूँगा। तो योगी जी से मेरी बात है। और आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मेरे से बैठ के वो अपनी फ्यूचर की पॉलिटिक्स पे चर्चा करेगा? मेरा सवाल सीधा है कि लखनऊ से दिल्ली जो है जी जी कितना दूर है? देखिए, लखनऊ से दिल्ली जो है, दूरी की बात करें तो ये किताब आपको बता रही है, रास्ता तो वही है। लेकिन अभी सर इतनी जल्दबाजी में किसी नतीजे पर पहुंचना नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरह पॉलिटिक्स बीजेपी के अंदर शेप ले रही है, बीजेपी और आरएसएस के रिलेशंस जो शेप ले रहे हैं, यूपी की पॉलिटिक्स जो शेप ले रही है, यूपी की सरकार, बीजेपी का संगठन और ब्यूरोक्रेसी के रिलेशन और आम आदमी की जो एस्पिरेशंस हैं, उसमें क्या चीज़ें चल रही हैं, तो यूपी हमेशा खबरों में रहता है और रहेगा। लेकिन अब आप कहें कि कुछ भी भविष्यवाणी करना, मुझे लगता है कि कोई समझदार आदमी करेगा नहीं। दूर कितना है? मेरा बस सीधा सवाल इतना है, लखनऊ से दिल्ली अब कितना दूर है? दूर से तो क्या चाहे, ये 500 किलोमीटर है, 1 घंटे की फ़्लाइट है। 1 घंटे की दूरी है। चलिए, इसी नोट पर बातचीत आपसे खत्म करते हैं। श्यामलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी आपने किताब लिखी है, एट द हार्ट ऑफ पावर, द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव भाई, आपको मुझे ये अवसर देने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।